हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खान यास्मीन फ्रॉम ग्लोबल टीचर्स अकेडमी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी फ्लो को। ठीक है, अगर हमने बात किया था कि इकोसिस्टम, लास्ट टाइम पे जो बात की थी कि इकोसिस्टम एक्चुअल में है क्या, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी फंक्शन क्या है। देखिए, इकोसिस्टम का जो सबसे पहला फंक्शन है दैट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में कितना अमाउंट ऑफ बायोमास जो होता है वो क्रिएट हो रहा है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का हो या जो होता है वो किसी पर्टिकुलर प्लांट का हो या किसी एनिमल का हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि प्रोडक्टिविटी को फर्दर जो होता है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक्चुअल में क्या है? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिफाइंड एज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर। और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या है? प्लांट्स हैं। ठीक है, तो जो भी बायोमास प्रोड्यूसर्स के थ्रू जो होता है क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, उसी को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को फर्दर जो होता है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स की बात की जाती है। दैट मीन्स इसमें जो होती है सारी चीजें इंक्लूडेड है, इसमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ईच एंड एवरीथिंग। आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर आपकी सैलरी की बात की जा रही है। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी सैलरी जो होती है वो 30,000 है, तो वो 30,000 एक्चुअल में क्या है? वो आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल प्रोडक्शन है प्लांट का, उसको हम क्या कह रहे हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कह रहे हैं। उसके बाद आपका आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे हम नेट एसिमिलेशन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस में से जो भी आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी था ना, उसमें से रेस्पिरेशन को आपको माइनस कर देना, क्योंकि रेस्पिरेशन में मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। तो ये वही वाली बात हुई कि जो होता है आपकी जो सैलरी थी तो वो तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी, लेकिन उसमें से महीने भर में कितना खर्चा हो गया, ठीक है, कितना फूड पे गया, कितना रेंट पे गया, जब सारे खर्च को आपने निकाल दिया तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो बचा हुआ अमाउंट क्या कहलाएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और वही चीज जो होती है आपकी जमा पूंजी होती है। तो वही चीज यहाँ पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में भी होती है कि जब आप रेस्पिरेशन को हटा देते हो तो ओनली फोटोसिंथेसिस का जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है जो उसके बायोमास को यानी उसकी बॉडी बिल्डिंग को क्रिएट करने में लगेगा, उसे हम क्या कहेंगे? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की हम बात करते हैं, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय कंज्यूमर्स। ठीक है, यानी यहाँ पर एनिमल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो एनिमल्स ने कोई भी चीज को कंज्यूम किया, ठीक है, चाहे जिस चीज के ऊपर वो फीडिंग कर रहा है, और वो फीडिंग के बाद उनकी बॉडी जो होती है वो कितनी बिल्डअप हुई, उनका जो होता है वेट जो होता है कितना एनहांस हुआ। ठीक है, तो उनकी जो बॉडी बिल्ड हो रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी वो हमेशा जो होती है कंज्यूमर्स की होगी। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जब प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं तो वहां पर प्लांट्स की बात करते हैं, तो और सेकेंडरी पोजीशंस पे हम किसकी बात कर रहे होते हैं? एनिमल्स की। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि उसका डायरेक्टली रिलेशन कंज्यूमर्स के साथ यानी वो आपके एनिमल्स के साथ में। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को फर्दर ग्रॉस प्रोडक्टिविटी में और नेट प्रोडक्टिविटी में जो होता है डिवाइड नहीं किया जाता। इसके बाद अगर हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को देखें कि सबसे ज्यादा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, तो फॉर एग्जाम्पल आपको ऑप्शन में जो होता है गिवन हो कि एक जो होता है आपका ओशियन हो, ठीक है, उसके बाद जो होता है लेक है,
फिर उसके बाद जो होता है एक पॉन्ड है, और उसके बाद जो होता है टेरेस्ट्रियल सिस्टम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो अर्थ सरफेस का 70% एरिया जो होता है वो ओशन से घिरा हुआ है। ठीक है, प्लस अगर हम बात करें कि उस ओशन में सबसे ज्यादा जो होता है अलगी, यानी जो प्लांट किंगडम का 80% जो पार्ट, यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो कहाँ पर रहते हैं? ओशन में रहते हैं। यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ पर सबसे ज्यादा है? ओशन में। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी होगी? ओशन की होगी। फिर उसके बाद लेक की होगी। फिर उसके बाद जो होती है आपकी किसकी होगी? टेरेस्ट्रियल सिस्टम की होगी। ठीक है, ये आपको इस तरीके से अरेंज करना होता है। कुछ चीजें होंगी कि जैसे अल्गल बेड एंड कोरल रीफ, इसकी भी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आता है। थर्ड नंबर पे स्वैम्प और मार्शेस का जो होता है केस आता है, जहां पर जो अगर हम स्वैम्प और मार्शेस की बात करते हैं तो उसकी काफी ज्यादा फर्टाइल सॉइल में ग्रो करते हैं, और यहाँ पर फॉरेस्ट और ग्रासलैंड जो होता है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ की प्रोडक्टिविटी जो होती है बहुत ही ज्यादा हाई होती है। तो ये तो हमने बात कर ली ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की। ठीक है, जो उसका सेकेंड पॉइंट था एनर्जी। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी इकोसिस्टम का जो एनर्जी का सोर्स होता है वो क्या है? सनलाइट है। ठीक है, तो अगर सनलाइट यहाँ पर जो होता है सोर्स है, तो पहले एनर्जी फ्लो जो भी उसका फंक्शन है, तो उसके पहले कुछ लॉज को समझ लेते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी का जो लॉ है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स लॉ में आप पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ में क्या बोला जाता है? एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस चीज को चांस चाहिए, पहले लॉ को हम समझते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बट न ही इसे क्रिएट कर सकते हैं न ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो समझिए, सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है वो किस फॉर्म में आती है? रेडिएशन के फॉर्म में। तो जो रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, आप एक चीज समझिएगा कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये जो होता है कोई प्लांट है, यहाँ से जो होती है सनलाइट आ रही है, तो ओनली 1% एनर्जी जो होता है ये क्या करता है? अपटेक करता है रेडिएंट एनर्जी को। बाकी 99% एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हो जाती है? आपके एनवायरनमेंट में डिस्पर्स हो जाती है। किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। ठीक, उसके बाद ये जो इसने रेडिएंट एनर्जी को अपटेक किया, अब इसे किसमें कन्वर्ट करता है? वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोड्यूसर ने केमिकल एनर्जी क्या कर ली? बना ली एटीपी। अब जब ये एटीपी स्प्लिट होती है, टूटती है, तो यहाँ से जो होती है फ्री एनर्जी रिलीज होती है। उसमें से कुछ एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? जो आपको वर्क करने में हेल्प करती है, जिसे आप कहते हो मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और जब भी आप कोई काम परफॉर्म करते हो तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है ना? तो वो क्यों? क्योंकि जब एटीपी स्प्लिट होती है तो कुछ एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में टूटती है, और कुछ एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्म में जो होती है वो डिस्पर्स हो रही होती है, डिसिपेट हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद जो मैकेनिकल एनर्जी का भी फेट है, वो लास्ट फेट यही है कि यहाँ पर ये मैकेनिकल एनर्जी भी जो होती है लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन आप इस चीज को देखना समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रेडिएंट केमिकल में, केमिकल मैकेनिकल और हीट में। फिर मैकेनिकल का भी फाइनल फेट जो होता है वो हीट है। यानी ओवरऑल अगर हम समझे तो एनर्जी का फाइनल फेट क्या है? हीट है। ठीक है, लेकिन क्या ये वापस से ये हीट जो होती है मैकेनिकल में, केमिकल में या रेडिएंट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इससे क्या समझ आता है? इससे समझ ये आता है
कि एनर्जी फ्लो जो होता है वो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, हम कभी भी एनर्जी साइक्लिंग नहीं बोलते हैं क्योंकि वो साइकिल के फॉर्म में नहीं घूमती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि एनर्जी कभी भी जो होती है वो दोबारा किसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, उसका फाइनल फेट हीट है, वो उसी में कन्वर्ट होके जो होती है एनवायरनमेंट में खो जाएगी। ठीक है, डिसिपेट हो जाएगी। और एनर्जी फ्लो जो होता है वो हमेशा क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा। पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरे, अगर हम सेकेंड लॉ की बात करें, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या करता है कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है इट इज नॉट 100% एफिशिएंट। यानी मैंने क्या कहा कि यहाँ पर जो सेकेंड लॉ कह रहा है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन 100% एफिशिएंट नहीं होता, दैट मीन्स केमिकल एनर्जी कंप्लीटली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही होती है और 100% कन्वर्जन नहीं है यहाँ पर। ठीक, अभी आपको मैंने बोला कि जब एटीपी टूटेगी तो उसमें से कुछ हीट के फॉर्म में निकल रही है और कुछ जो होती है वो मैकेनिकल के फॉर्म में निकल रही है। ठीक है, इसकी फॉर्म्स जो होता है वो चेंज हो जा रहा है। तो यही बात होती है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट 100% एफिशिएंट। ठीक है, उसका प्रॉपर जो होता है कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नहीं होता। ठीक, दूसरी चीज कि इसी बेसिस पे, इन्हीं लॉस के बेसिस पे यहाँ पर जो होता है एनर्जी के फ्लो को बताया गया कि जो एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में मूव करती है। ठीक है, तो जो एक ट्रॉफिक लेवल से कितना % एनर्जी जो होती है दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है। ठीक है, तो इसको जो होता है लिंडमैन ने जो होता है एक्सप्लेन किया कि ओनली 10% एनर्जी जो होती है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है। तो जैसे ही मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपका जो होता है सनलाइट है, यहाँ पर आपके प्रोड्यूसर हैं, यहाँ पर आपका हर्बीवोरस, कार्निवोरस, उसके बाद आपका आता है टॉप कार्निवोरस। ठीक है, तो सनलाइट इसने जो होता है ओनली 1% लिया। ठीक है, ओनली 1% लिया, लेकिन इससे जो इसने एनर्जी बनाया तो इसके पास तो 100%। ठीक है, लेकिन प्लांट को अपनी भी तो बॉडी को बिल्ड करना है, उसको भी तो रिप्रोड्यूस करना है, उसे भी तो रेस्पिरेशन करना है, उसे भी तो एक्सक्रीशन करना है। यानी 90% एनर्जी जो होती है वो अपनी बॉडी के लिए क्या कर देगा, यूटिलाइज कर लेगा। ठीक है, तो बची कितनी, ओनली 10% एनर्जी। तो 10% एनर्जी जो होती है वो किसके पास पहुंची, हर्बीवोरस के पास। ठीक, फिर हर्बीवोरस को किसने मतलब जो होता है फीड किया, कार्निवोरस ने। तो 10% का 10% कितना हुआ, ओनली 1% एनर्जी जो होती है वो इसके पास पहुंची। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम टॉप कार्निवोरस की बात करें तो यहाँ पर जो होता है अगर 1% की बात करें तो यहाँ पर क्या है 0.1%, यानी इसके पास जो होता है पास ऑन। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं 10% लॉ। और इसी 10% लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि जो ट्रॉफिक लेवल होने चाहिए वो उसकी जो रेंज होती है ट्रॉफिक लेवल में कम से कम 3 to 5 ट्रॉफिक लेवल, यानी किसी भी फीडिंग चेन में जो होता है 3 to 5 ट्रॉफिक लेवल इसी 10% के बेसिस पे होने चाहिए। क्योंकि एक चीज समझिएगा कि जब यहाँ से एनर्जी जो होती है वो अपर मोस्ट पे जा रही है, अपर मोस्ट ट्रॉफिक लेवल की तरफ जा रही है, तो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, यानी इसकी क्वांटिटी डिक्लाइन हो रही है। तो अगर जितना ज्यादा ट्रॉफिक लेवल होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो एकदम टॉप पे होगा उससे एनर्जी मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो उसी बेसिस पे इसको क्या कहा गया है कि इतने 3 to 5 ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ये चीज ध्यान रखना, क्वांटिटी तो जो होती है वो डिक्लाइन होती है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एनर्जी जो होती है वो इनहांस होती। क्यों? क्योंकि हर्बीवोरस जो था वो ओनली प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहा था और उसने प्लांट्स के मटेरियल को अपटेक किया
अपनी भी तो बॉडी में जो होता है उसने कोई चीज सिंथेसाइज की, यानी जो केमिकल उसकी बॉडी में बने उसकी क्वालिटी क्या हो गई, एनहांस हो गई। ठीक है, तो इसको खाने से इसे दोनों की चीजें मिल गई, जो प्रोड्यूसर्स की चीजें थी वो भी मिल गई और जो हर्बीवोर्स की अपनी बनाई हुई चीज थी वो भी मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वालिटी क्या हो गई, एनहांस हो गई। तो ये चीजें होती हैं जो आपको याद रखना होगा कि प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल से जब हम लास्ट ट्रॉफिक लेवल की तरफ मूव करते हैं तो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी डिक्लाइन होती है बट क्वालिटी ऑफ एनर्जी जो होती है एनहांस होती है। ठीक है, तो होपफुली आपको जो होता है ये वीडियो समझ आया होगा कि प्रोडक्टिविटी और एनर्जी फ्लो क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में जो होता है हम डिकम्पोजिशन, वाटर डायनेमिक्स वगैरह को स्टडी करेंगे। थैंक यू।